तो लीजिए बेटा, पाठ पूर्ण होता है। अब हम अभ्यास की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 1। शहरवासी सिर्फ माटी वाली को नहीं, उसके कंटर को भी अच्छी तरह पहचानते हैं। आपकी समझ से कौन से कांड रहे होंगे जिनके रहते माटी वाली को सब पहचानते थे? प्यारे बच्चों, बिल्कुल आसान उत्तर हैं। आपने पाठ पढ़ लिया है। देखिए, माटी वाली को टिहरी शहर के सभी व्यक्ति जानते थे, यानी उसको ही नहीं, उसके कंटर को भी पहचान लेते थे। उसके कंटर पर ढक्कन नहीं लगा होता था, वह माटी ऊपर तक भरी रहती थी। और देखिए, यानी माटी वाली के बिना घर के चूल्हे चौके तक भी नहीं जलते थे। चूल्हों की लिपाई की भरपाई वही करती थी। हर घर को चूल्हे लीपने का वर्ष भर में घर की लिपाई करनी पड़ती थी। इन सब की पूर्ति कौन करती थी? माटी वाली करती थी। मिट्टी देने के कारण सभी लोग उसे पहचानते थे। यानी माटी वाली क्या करती थी? प्रत्येक दिन किसी न किसी घर में मिट्टी डालती, उसके बदले उसे क्या मिलता? 2 रोटियां मिल जाती थी। माटी वाली को और उसके कंटर को वहाँ के लोग भली भांति पहचानते थे। यहाँ तक कि जो किराएदार थे वो भी उस माटी वाली के विषय में जानते थे, और जो उनके बच्चे थे वो भी उसके विषय में भली भांति जान गए थे। मुझे उम्मीद है प्रश्न नंबर 1 आपको क्लियर हो गया होगा। प्रश्न नंबर 2। माटी वाली के पास अपने अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में ज़्यादा सोचने का समय क्यों नहीं था? बिल्कुल आसान प्रश्न है बेटा, बता भी दिया था मैंने पाठ को पढ़ाते पढ़ाते कि माटी वाली के पास अपने अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में ज़्यादा सोचने का समय नहीं था, क्योंकि वह दिन भर माटा खान से माटी खोद कर लेकर आती और माटी लोगों या टिहरी शहर में रहने वाले लोगों के घरों में माटी पहुंचाने का कार्य करती थी। वह प्रतिदिन इसी कार्य में व्यस्त रहती थी। यानी उसका भाई उसके पास इतने साधन उपलब्ध नहीं थे कि वह जल्दी से मिट्टी लेकर आती। यानी वह दूर दराज पैदल ही जाती थी, पैदल ही आती थी, और उसे यह कार्य करने में कई घंटे लग जाते थे। इसलिए वह इस माटी में ही व्यस्त रहती थी। इसलिए उसके पास अपने अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में सोचने का समय नहीं था। अब है, भूख मीठी कि भोजन मीठा से क्या अभिप्राय है? ये प्रश्न आपका बार बार आ रहा है बेटा कि भूख मीठी कि भोजन मीठा। अब देखिए, लेखक बताना चाहता है कि भूख मीठा या स्वाद नहीं हुआ। भूख मीठी या भोजन मीठा या स्वाद नहीं हुआ करता। वह भूख के कारण ही हमें क्या लगता है? मीठा व स्वाद लगता है। यदि भूखे व्यक्ति को रोटी मिल जाए, चाहे वह सूखी हो, तो उसका पेट भर जाता है, तृप्ति हो जाती है। यदि जब वह अत्यधिक भूख लगी होती है तो सूखी रोटी भी हमें क्या मीठी लगती है, चाहे वह चाय के साथ ही हमें खानी पड़ जाए। लेकिन यदि हमें भूख नहीं है और हमारे सामने कितने ही स्वादिष्ट व्यंजन रख दिए जाएं तो भी वह हमें अच्छे नहीं लगते, क्योंकि भूखी नहीं तो खाए कहाँ से? इच्छा की तृप्ति हो चुकी होती है। अब है बेटा प्रश्न नंबर 4। पुरखों की गाढ़ी कमाई से हासिल की गई चीज़ों को हराम के भाव बेचने को मेरा दिल गवाही नहीं देता। मालकिन के इस कथन के आलोक में विरासत के बारे में अपने विचार व्यक्त कीजिए। लीजिए, मकान मालकिन ने माटी वाली को समझाते हुए कहा कि पुरखों की सब चीज़ों के प्रति उसका मोह या प्रेम है। हमारे पुरखों ने अपनी इच्छाओं का दमन करके ये चीज़ें इकट्ठी की होंगी
पुरखों यानी अपने पूर्वजों की चीज़ों को सस्तों यानी कोड़ी के भाव बेच देना अच्छी बात नहीं होती। हमें अपने पूर्वजों की चीज़ों को सुरक्षित रखना चाहिए, क्योंकि उनके द्वारा खरीदी हुई वस्तुएं भी हमारे लिए क्या करती हैं, विरासत का कार्य करती हैं। प्यारे बच्चों, मैंने आपको पाठ में बताया था कि कई बार ना हमारे पूर्वज जो हैं बहुत कठिनाई में आकर अपनी इच्छाओं का दमन करने के उपरांत ही यानी दमन करके इन वस्तुओं को खरीदते हैं, और हम स्वार्थवश होकर कोड़ियों के भाव सस्ते दामों पर उन वस्तुओं को बेच देते हैं। हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से हम अपने पूर्वजों के मन को, इच्छाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं। हमें उनकी वस्तुओं को सुरक्षित रखना चाहिए जो हमें विरासत के रूप में मिल जाती है। माटी वाली का रोटियों का इस तरह हिसाब लगाना उसकी किस मजबूरी को प्रकट करता है। देखो बेटा, माटी वाली रास्ते में सोच रही थी ना कि आज वह बूढ़े को कोरी रोटियां नहीं देगी, प्याज कूटेगी, उसे तल लेगी, फिर रोटियां देगी, पूरा हिसाब लगा रही थी। तो देखिए, माटी वाली का रोटियों के प्रति उसकी गरीबी को प्रकट करता है भाई, क्योंकि माटी वाली बार बार रोटियों का हिसाब लगा रही थी, उसकी गरीबी को प्रकट कर रहा था। माटी वाली के पास अपने बूढ़े पति का पेट भरने के लिए भी भोजन नहीं था, यानी इतना भी निर्वाह नहीं कर सकती थी कि वह भरपेट भोजन कर सके, यानी प्रतिदिन कमाती थी, प्रतिदिन खाती थी। उसका पति अत्यधिक कमजोर है, अशक्त बूढ़ा, कमजोर था, शक्ति, वह कोई काम नहीं कर सकता। रोटी का प्रबंध भी माटी वाली को ही करना पड़ता था। अपने पति के सिवाय उसका इस दुनिया में कोई नहीं था, यानी माटी वाली के पास भी अपने पति के सिवाय और कोई नहीं था। आज माटी वाली बूढ़े को कोरी रोटियां नहीं देगी। इस कथन के आधार पर माटी वाली के हृदय के भाव को अपने शब्दों में लिखना है। देखिए, अपने शब्दों में माटी वाली का अपने पति के प्रति बहुत आदर व प्रेम था, बहुत उसका सत्कार करती थी। जब माटी के बदले उसे रोटियां मिल जाती थी तो वह सोच विचार करती थी कि रास्ते में सोच विचार कर रही थी कि आज वह अपने बूढ़े पति को कोरी रोटियां नहीं देगी, आज वह उसे रोटियां दिखाएगी ही नहीं। पहले जो आज मिट्टी से आय हुई है उस आय से वह प्याज खरीदेगी, जल्दी जल्दी उन्हें कूट लेगी, फिर तलेगी और फिर उस बूढ़े को रोटियां दे देगी। ठीक है, लेकिन ताकि वह बूढ़ा उन रोटियों को आनंद पूर्वक खा सके। इन बातों से माटी वाली का अपने पति के प्रति प्रेम प्रकट हुआ है। अब प्रश्न देखिए बेटा, गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए, इस कथन का आशय स्पष्ट करें। माटी वाली बार बार बात आ रही है, माटी वाली बहुत गरीब थी, लोगों के घर माटी डालकर वह अपना निर्वाह करती थी, गुजारा करती थी। एक दिन अचानक उसके पति का देहांत हो गया, यानी जब वह सोच विचार कर रही थी कि वह आज बूढ़े को कोरी रोटियां नहीं देगी, तो आज उसने उसकी कातर नज़रों से नहीं देखा, उसकी मृत्यु हो गई थी। झोपड़ी में वह रहती थी, वह स्थान भी छीन गया था। उसके पास अपने यानी बूढ़े पति का अंतिम संस्कार करने के लिए भी जगह नहीं थी। उसके हृदय में, उसके मन में ये पीड़ा समाई हुई थी कि गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए, क्योंकि उसकी तो जो जगह है वह छिन जाने के बाद भी वह उसका दाह संस्कार कहाँ करे। शमशान में भी पानी भर गया था, इसलिए वह कहती है कि गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। अब देखिए, विस्थापन की समस्या पर एक अनुच्छेद बेटा मैं आपको पहले ही करवा चुका हूँ, ये भी एक देखिए अनुच्छेद ही है। शहरों के औद्योगिकीकरण ने विस्थापन को जन्म दिया, अर्थात शहरों में बड़े बड़े उद्योग स्थापित हो गए। ठीक है, उद्योग स्थापित होने के कारण जो गांव के लोग हैं वो शहर की ओर प्रस्थान करने लगे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर।
व्यक्ति कोई भी आपदा आने पर अपने रहने का दूसरा ठिकाना बना लेता है। गरीब लोगों की भी अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उन्हें नए स्थान पर संघर्ष करके जीवन यापन करना पड़ता है। सरकार को विस्थापन की समस्या को दूर करने के लिए विचार करना चाहिए, यानी सरकार को भी लोगों की सहायता के लिए भरसक प्रयास करने चाहिए। यानी जिन लोगों की ज़मीन बिक चुकी है, जिन लोगों को रहने का ठिकाना नहीं है, उनके रहने की व्यवस्था की जिम्मेवारी सरकार को निभानी चाहिए। सरकार को अपने कर्तव्य का निर्वाह कर देना चाहिए। धन्यवाद। अब आपका पाठ ये पूर्ण रूप से समाप्त हो गया। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा।